हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का जिन्होंने PBR 322 वाला जो पिछला वीडियो था उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सनल मैसेज आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे भी कमेंट किया कि उनको जो प्लाज्मिड्स के ऊपर जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो PBR 322 बहुत पसंद आने के बाद लोगों ने हमसे कहा है कि आप पक प्लाज्मिड्स के बारे में भी वीडियो एक बना दीजिए। तो आज का वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगा पक प्लाज्मिड्स के ऊपर, है ना। तो पक प्लाज्मिड्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका क्या इस्तेमाल होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरीके से इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आज हम देखेंगे। यहाँ पे कौन से मार्कर्स होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन से हैं, स्क्रीनेबल मार्कर्स कौन से हैं, वो सारी बातें हम करेंगे और एक बहुत बेहतरीन डायग्राम से यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और आप देखते होंगे कि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरीके से और बेहतरीन कंटेंट हर बार लेकर के आते रहेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का लेक्चर जो है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है पक प्लाज्मिड्स के लिए। तो अगर आपने PBR 322 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरा जाकर के उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे, PBR 322 और पक को बैक एंड फोर्थ विजिट करते रहेंगे। क्योंकि जो PBR 322 है उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है वो पक प्लाज्मिड है, तो कई बातें आपको वहाँ से देख करके आनी पड़ेंगी। लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा, अगर आप इससे भी शुरुआत करते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप पीछे जा करके एक बार देख करके आ जाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला तो जो टॉपिक है वो बेहतरीन है। अगर आप देखें तो अनलॉकिंग द पावर ऑफ पक प्लाज्मिड्स, अ कंप्लीट गाइड टू क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम पक प्लाज्मिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरीके से इनका इस्तेमाल होगा उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हेडिंग है हम देखते हैं कि पक 18 और 19 होते क्या हैं, व्हाट आर दीज पक 18 एंड 19। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि ये पक का मतलब क्या होता है। PUC, यहां पे ये नाम देखने को मिल रहा है। ये जो P है इसका मतलब होता है प्लाज्मिड, तो P जो है वो शॉर्ट है प्लाज्मिड का। और ये जो UC है, UC का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इसका मतलब हो गया। तो एक्चुअली जो ये पक प्लाज्मिड्स हैं उनके ऊपर काम किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इसीलिए इनका नाम पक रखा गया। अब ये जो नंबर है 18, 19 इस तरीके से, इसका क्या मतलब है, जो प्लाज्मिड्स बनाए जा रहे थे वो कंटिन्यूअसली बनाए जा रहे थे। अब उसमें से 18वां और 19वां नंबर का जो प्लाज्मिड है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, इसीलिए इसको पक 18 और 19 बोला जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ PBR 322। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पक प्लाज्मिड जो है काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें डिराइव की गई हैं PBR 322 से। तो एक बार आप जरूर जाकर के वो PBR 322 वाला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। एक बार ज़रा देखें कि यहाँ पे ये जो PBR 322 से अगर हम कंपैरिजन करें पक प्लाज्मिड का, तो इसका जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। देखिए यहाँ पे साइज़ इज़ 2.7 KB। वहाँ पे अगर आपको PBR 322 का याद हो तो 4.2 KB के आसपास PBR 322 का प्लाज्मिड का साइज़ होता है, तो इसका साइज़ कंपैरेटिवली कम है। मैंने आपसे कहा भी था कि जितना कम साइज़ होगा आपके प्लाज्मिड का उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों ऐसा है, क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जितना साइज़ छोटा होगा तो आप उतना ज़्यादा बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लार्जर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, लार्जर जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड का साइज़ छोटा है, तो आप बाहर से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ऐड करना चाहोगे वो कहीं ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू PBR 322। तो एक बात ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाइए, फॉलोइंग पार्ट्स आर फ्रॉम PBR 322। तो अगर कोई पूछे कि PBR 322 से क्या लिया गया है तो आप क्या कहेंगे? PBR 322 से दो चीज़ें ली गई हैं। पहली चीज़ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको आप BLA जीन भी बोलते हैं। तो याद होगा आपको कि PBR 322 के अंदर एक जीन था जिसको हम लोग BLA जीन बोल रहे थे, है ना। वहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद थे, जिसमें से एक जीन था एम्पिसिलिन का जिसको हम लोग BLA जीन भी बोल रहे थे, और दूसरा जीन जो है वो कॉल E1, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कॉल E1 प्लाज्मिड से लिया गया है और ये रेप्लिकेशन में मदद करता है। आपको याद होगा कि PBR 322 जब मैं समझा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि कॉल E1 रेप्लिकेशन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो PBR 322 में भी मौजूद है और यहाँ पक में भी मौजूद है, यानी कि दोनों चीज़ें हम लोगों ने PBR 322 से उठाई हैं पक प्लाज्मिड के अंदर।
तो ये बात आपको पक्के तौर पे पता होना चाहिए। पहला हो गया BLA जीन और दूसरा हो गया COL-E1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दोनों कहाँ से आए हैं? आपके आए हुए हैं PBR322 से। किसके अंदर लिया? पक 18 और 19 के अंदर उठा करके ले लिया। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप साइज़ देखिए और इसका पूरा एक नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि BLA जीन जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ये देखिए पक 18-19 के अंदर ये मौजूद है। और इस BLA एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर आप बहुत सारी और चीज़ें देख सकते हैं। ये कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके कुछ रीजन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो कि PBR322 की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मौजूद थे इस BLA जीन के अंदर ही। तो कंपेयर करके देखिएगा, PBR322 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो साइट्स थे वो मौजूद थे BLA जीन के अंदर। यहाँ पे बहुत कम है या ना के बराबर हैं आप कह सकते हैं। हालांकि इसका कुछ भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता, मैं अभी आगे बताऊँगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसको बोलते हैं पॉलीलिंकर रीजन। पॉलीलिंकर रीजन क्या चीज़ है? ये आप देख सकते हैं LAC-Z नाम के जीन के अंदर ये मौजूद है। क्या है? LAC-Z नाम का एक जीन है, उसके अंदर ये पॉलीलिंकर रीजन मौजूद है। और इस पॉलीलिंकर रीजन के अंदर सपोज करिए कि बहुत सारे मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे पॉलीलिंकर रीजन के अंदर मौजूद होंगी। और ये पॉलीलिंकर रीजन किसके अंदर मौजूद है? LAC-Z के अंदर मौजूद है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है। एक और भी यहाँ पे कुछ और जीन्स हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो बेस पेयर का साइज़ देख सकते हैं 2686 बेस पेयर है, लगभग 2.6 के आसपास ये कैरी कर सकता है, KB के आसपास। मतलब मेरा कहने का मतलब 2.6 KB के आसपास इसका साइज़ है। और इसके अलावा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसका जो मोटे जो इसका स्ट्रक्चर थे वो मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं वो बता दिए। अभी आगे इसके ऊपर और डिस्कशन होगा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि COL-E1 का क्या काम होता है। COL-E1, और यहाँ का जो COL-E1 है वो बेसिकली तो PBR322 से लिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा बदल करके उसको यूज़ किया जा रहा है। क्या उसमें बदलाव किया गया है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। जो COL-E1 ओरिजिन ऑफ पक सीरीज़ है, पक सीरीज़ में जो COL-E1 यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर एक मोटिवेशन है, उसके अंदर एक म्यूटेशन है। क्या है? उसके अंदर एक म्यूटेशन है। अब अगर म्यूटेशन है यहाँ पे, तो किस तरीके का म्यूटेशन है, क्या म्यूटेशन होता है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो ये इस तरीके का म्यूटेशन है कि यहाँ पे 500 to 700 कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। 500 से 700 कॉपीज जो हैं इस प्लाज्मिड की क्रिएट की जा सकती हैं। अगर आप इसको किसी ई कोलाई के अंदर डालेंगे तो 500 to 700 कॉपीज इसकी बनाई जा सकती हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन। तो आपको कोई एम्प्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई फर्दर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लाज्मिड को आप ई कोलाई के अंदर डालेंगे और ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका जो COL-E1 है वो थोड़ा सा म्यूटेटेड है, म्यूटेटेड होने की वजह से वहाँ पे PBR322 में तो ऐसा हमें स्पेसिफिक कंडीशंस देनी पड़ रही थी, लेकिन पक प्लाज्मिड में क्योंकि इसका COL-E1 थोड़ा सा म्यूटेटेड है, इसी वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे 500 to 700 कॉपीज आपको देखने को मिल जाएंगी अपने आप, बिना किसी एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस किए हुए। तो ये बात यहाँ पे बहुत खास बना देती है इसको, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाइए, बेस सीक्वेंस ऑफ BLA जीन इज चेंज्ड। अब देखिए, जो PBR322 में आपने BLA जीन देखा था वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमने BLA जीन का जो सीक्वेंस है, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन था उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया गया है। इट डज नॉट हैव यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स लाइक PBR322 जीन। मैंने आपको बताया था PBR322 में BLA जीन के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट इस तरीके से PBR322 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। पक प्लाज्मिड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है, जस्ट लाइक PBR322 में बहुत सारी साइट्स थी BLA जीन के
के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी, बट यहाँ पे क्या है, इस तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट आपको BLA जीन के अंदर देखने को नहीं मिलती। किसमें पक में। ठीक, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए कि PBR322 से और पक प्लाज्मिड में क्या क्या अंतर है। तो आपने देखा एक तो अंतर COL-E1 जीन के अंदर है और दूसरा यहाँ पे BLA जीन के अंदर भी अंतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो सेकंड स्कोरेबल मार्कर है। जैसे कि आपको याद होगा कि वहाँ पे दोनों के दोनों PBR322 के अंदर दोनों के दोनों जो मार्कर्स थे वो एम्पिसिलिन था और एक टेट्रासाइक्लिन था, यानी कि दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर थे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला मार्कर है वो लैक्जी है। यहाँ पे दूसरा जो मार्कर है वो एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो देखिए सेकेंड स्कोरेबल मार्कर इज ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ई कोलाई जीन लैक्जी कॉल्ड एज लैक्जी अल्फा और लैक्जी स्टार। तो कहने का मतलब है जो सेकेंड स्कोरेबल मार्कर है वो ई कोलाई जीन, जो ई कोलाई का जो जीन होता है लैक्जी, बेसिकली लैक्जी क्या करता है, लैक्जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस काम का आता है, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के काम आता है ना। लैक ओपरॉन के जरिए ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होता है ये एंजाइम, और ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के काम आता है ना। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, उसके बाद ई कोलाई उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे हम एक लैक्जी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्कोरेबल मार्कर। देखिए होता क्या है, तो जो सेकेंड स्कोरेबल मार्कर है इट इनकोड्स फॉर एन टर्मिनल फ्रैगमेंट कॉल्ड एज अल्फा फ्रैगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ई कोलाई होस्ट यूज्ड लैक Z प्लस डिलीटेड फ्रॉम देयर लैक ओपरॉन। तो एक इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जो ये वेक्टर है, जो हमारा जो प्लाज्मिड है, पक प्लाज्मिड है, वो लैक Z का एक पार्ट इनकोड करता है, दूसरा पार्ट इनकोड नहीं करता। और जो जिस बैक्टीरिया के अंदर आपको इसको उस वेक्टर को डालना है वो बैक्टीरिया स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे JM103 हो सकता है, JM109 हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं। ये लैक्जी का दूसरा पार्ट कोड करेंगे, पहला वाला पार्ट नहीं कोड करेंगे। तो पहला पार्ट कौन कोड कर रहा था, आपका वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड कोड कर रहा था, पक प्लाज्मिड। दूसरा पार्ट कौन कोड कर रहा है, जो ये बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है वो दूसरा पार्ट कोड कर रहा है। तो अब समझ में आ गया, आधा पार्ट इसका प्लाज्मिड कोड करेगा और आधा पार्ट इसका बैक्टीरिया कोड करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो ये हमारा सेकंड स्कोरेबल मार्कर है क्या करता है, एन टर्मिनल फ्रैगमेंट को कोड करता है। किसके एन टर्मिनल फ्रैगमेंट को, इस एन टर्मिनल फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं, अल्फा फ्रैगमेंट बोलते हैं। किसके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एन टर्मिनल फ्रैगमेंट को कौन कोड कर रहा है, आपका वेक्टर कोड कर रहा है या पक प्लाज्मिड कोड कर रहा है। लेकिन उसका आधा पार्ट ये नहीं कोड कर पा रहा। आधा कौन कोड करेगा, जो ई कोलाई जो आप यूज करेंगे एज अ होस्ट, जिसको यूज करेंगे, जिसके अंदर आपका पक प्लाज्मिड जाएगा, जहां पे उसका एम्प्लीफिकेशन वगैरह होगा वो। तो इसमें से ये वो पहला वाला पार्ट नहीं कोड कर पा रहा है, ये सेकंड वाला पार्ट कोड करेगा, ये हो गया। और यहाँ पे जो ई कोलाई का इस्तेमाल हो रहा है वो JM103 और JM109 है। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, तो अब आगे चलते हैं। बट द होस्ट कोड डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। मैंने आपको बताया था सेम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है जी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही एंजाइम का नाम है। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का एक पार्ट फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट कौन कोड कर रहा है, पक प्लाज्मिड कोड कर रहा है। सेकंड पार्ट कौन कोड कर रहा है, आपका होस्ट यानी कि बैक्टीरिया कोड कर रहा है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है कि जो बट द होस्ट कोड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। रिजल्ट क्या है, देखिए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो पार्ट होस्ट कोड करेगा, अगर ये भी मौजूद है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का वो पार्ट जो प्लाज्मिड कोड करेगा, अगर ये भी मौजूद है, तो पूरा का पूरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन करके तैयार हो जाएगा। कंप्लीट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन करके तैयार हो जाएगा। और ये क्या कर सकता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मैंने आपको बताया था, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर सकता है, लैक्टोज को ब्रेक कर सकता है। तो अगर आप लैक्टोज के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, लैक्टोज टूट जाएगा। किसमें किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ठीक, यही हो जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए,
तो देखिए यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस एक्स गैल अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ब्लू कलर का, एक्चुअली ये जो एक्स गैल होता है ये जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक्स गैल एक तरीके का एक कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड कि जैसे ही वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कांटेक्ट में आएगा तुरंत एक ब्लू कलर का डाई रिलीज होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हुआ है और कहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। जहाँ प्रोड्यूस कर रहे होंगे वहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का वहाँ पे ब्लू कलर मिल जाएगा, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा वहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। अब कौन प्रोड्यूस करवाएगा, कौन प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, इन सारी बातों को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे देखते हैं। अब देखिए लैक्जी माइनस ई कोलाई। अब देखिए अब मैंने बताया आपको कि ये ई कोलाई क्या है, होस्ट है, स्पेसिफिक टाइप के होस्ट हैं ई कोलाई। इसमें कुछ पार्ट होगा लैक्जी का जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा होस्ट, तो लैक्जी माइनस पार्ट है, यानी कि इसके पास कुछ पोर्शन जो है वो लैक्जी का नहीं है। अब पक वेक्टर आया, एक्स गैल लेकर के आया और आईपीटीजी आए, ये सारे अगर मिल जाएंगे लैक्जी माइनस ई कोलाई, ये लैक्जी इस कुछ पोर्शन नहीं कोड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कोड कर रहा हो, कुछ पोर्शन कोड कर रहा होगा, कुछ नहीं कोड कर रहा होगा। ये पक वेक्टर है जो कुछ पोर्शन कोड कर रहा होगा, कुछ नहीं कोड कर रहा होगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली पूरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। अगर पूरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया तो ये एक्स गैल और आईपीटीजी क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंड्यूसर होता है, उसकी सिंथेसिस को प्रमोट कर देता है। तो अब ये पूरी तरीके से बिहेव करेगा एज लैक्जी प्लस और ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हमको यहाँ पे मिलने लगेंगी। जो पीछे देखा था वही चीज यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। ठीक, ये कुछ इसी तरीके से हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक प्रोटीन था, इसका आधा पार्ट जो है वो कोड कौन कर रहा है, होस्ट कोड कर रहा है। होस्ट का मतलब जो बैक्टीरिया था वो कोड कर रहा है, ठीक, और इसका आधा पार्ट कौन कोड कर रहा है, पक प्लाज्मिड कोड कर रहा है। पक प्लाज्मिड, या इसी को मैं वेक्टर बीच बीच में बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आधा ये कोड कर रहा है, आधा ये कोड कर रहा है, जो दोनों मिल जा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, फंक्शनल बीटा गैल। फंक्शनल बीटा गैल जब जैसे ही इस एक्स गैल के कांटेक्ट में आता है तुरंत वो ब्लू कलर की कॉलोनी देने लगता है। इस तरीके की यहाँ पे बात हो गई। एक्चुअली यही चीज़ जो है वो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कहलाता है, स्क्रीनिंग कहलाता है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कहलाता है। खैर इतनी बातचीत हो गई, अभी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीलिंकर सीक्वेंस की। आपने देखा था कि एक मैंने बताया भी था कि पॉलीलिंकर सीक्वेंस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसको जरा देखिए। पॉलीलिंकर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ये पॉलीलिंकर सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, यानी कि MCS है ये, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पाई जाती हैं। जैसे कि पॉलीलिंकर, अब मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर पॉलीलिंकर सीक्वेंस है, ये पॉलीलिंकर सीक्वेंस है, पॉलीलिंकर सीक्वेंस, इस पॉलीलिंकर सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी जो कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा क्लीव की जा सकती हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई, इट हैज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, सिंथेटिक सीक्वेंस। अब ये बेसिकली ये जो है ये ओरिजिनली नहीं पाया जाता है, पक प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिनली नहीं पाया जाता था, इसको हमने सिंथेसाइज किया है बाहर से, इसकी सिंथेसिस बाहर से हुई है। एंड प्रेजेंट बिटवीन द लैक्जी अल्फा सीक्वेंस, ये कहाँ पाया जाएगा, लैक्जी अल्फा सीक्वेंस के बीचों बीच में पाया जाएगा। याद है कि नहीं याद है, जरा देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो ये लैक्जी सीक्वेंस है, इस लैक्जी सीक्वेंस के अंदर ही पॉलीलिंकर रीजन है ना। तो ये लैक्जी अल्फा है बेसिकली, क्योंकि एक पार्ट को सिंथेसाइज कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो लैक्जी अल्फा सीक्वेंस डज नॉट कॉज इंटरफेरेंस इन द एक्सप्रेशन। अब ये जो सिंथेटिक सीक्वेंस आपने यहाँ पे जोड़ा हुआ है पॉलीलिंकर सीक्वेंस, ऐसा नहीं है कि लैक्जी अल्फा के एक्सप्रेशन में कोई हैम्परिंग शो करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं शो करेगा। ठीक है, आराम से जो लैक्जी अल्फा है वो एक्सप्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट से, इस बात को ध्यान रखिएगा। When gene of interest is integrated in the MCS, the laxi expression is inhibited। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप कैसे इंसर्ट करोगे भाई, जो आपका जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है उस पर कट करते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट ओपन करते हैं और मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे ही आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो जो लैक्जी अल्फा जो होगा, जो अभी तक फंक्शनल था, अब क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो अब जब वो नॉन फंक्शनल हो गया तो आप जैसे ही उसको किसी प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे तो प्लाज्मिड के जैसे ही इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे लैक्जी अल्फा हमारा नॉन फंक्शनल है, बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए फंक्शनल पार्ट भी मौजूद था, तो ये दोनों मिलकर के ब्लू कलर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होंगी। और जिससे आपको पता चल जाएगा जहां पर भी व्हाइट कलर की कॉलोनी होंगी आपको दिखाई दे जाएगा कि यस, ये वो साइट्स हैं जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। चलिए अभी आगे दिखाऊंगा मैं। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ऑफ पक इज इक्वल्स टू मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ऑफ M13 फेज। ये बात भी याद रखिएगा कि जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि पक प्लाज्मिड के अंदर हैं, सेम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आपको M13 फेज के अंदर भी दिखाई देंगे। हम आगे बात करेंगे M13 की जब कुछ दिन में, जब हम प्लाज्मिड से धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब देखिए क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम केस 1 को समझ रहे हैं। मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट पक प्लाज्मिड था। रिकॉम्बिनेंट पक प्लाज्मिड मतलब यहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में पूरा दिखाऊंगा। रिकॉम्बिनेंट पक प्लाज्मिड मतलब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट। अगर अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है तो ये होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट के पास लैक्जी अपना जो पोर्शन था वो काम कर रहा था, बट ये वाला काम नहीं कर रहा है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो व्हाइट कॉलोनी प्रोड्यूस होगी, ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं होगी। और ये व्हाइट कलर की कॉलोनी बताएगी कि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रेजेंट है। यही व्हाइट कलर की कॉलोनी हमें चूज करनी है ना। अब नेक्स्ट दूसरा देखिए, जो दूसरा केस है वो देखिए, नॉन रिकम्बिनेंट पक प्लाज्मिड प्लस होस्ट बैक्टीरिया। नॉन रिकम्बिनेंट पक प्लाज्मिड मतलब ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जहां पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड हुआ। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या है, एब्सेंट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या है, एब्सेंट है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है तो जब ये होस्ट बैक्टीरिया के साथ जुड़ेगा तो लैक्जी प्लस ये भी था, ये भी था, ये दोनों आपस में जुड़ करके ब्लू कलर की कॉलोनी दे देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है। तो ब्लू कलर की कॉलोनी जहां पर भी आप कह सकते हैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है, जहां पर भी व्हाइट कलर की कॉलोनी आप कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। चलिए कुल मिलाकर के एक बात, सारी की सारी चीजें एक बार फिर से देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि पक प्लाज्मिड एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लाज्मिड है जहां पे दो चीजें हैं। एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यानी कि BLA जीन मौजूद है। जरा देखिए यहां पे पहली चीज क्या है, पहली चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो है BLA जीन मौजूद है। BLA जीन फर्स्ट, सबसे पहला है BLA जीन मौजूद है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि हमारा जो लैक्जी वाला कॉन्सेप्ट है, लैक्जी, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा, अगर हमें ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में करना है, जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक पक प्लाज्मिड है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये मेरे पास एक पक प्लाज्मिड है, ठीक है। इस पक प्लाज्मिड को सबसे पहले तो आप क्लीव करेंगे। कहां पे क्लीव करेंगे, मान लीजिए ये इसका लैक्जी जीन है, लैक्जी जीन था। अब इसी लैक्जी जीन के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग या पॉलीलिंकर सीक्वेंस मौजूद होगा। अब इसी पॉलीलिंकर सीक्वेंस के ऊपर मैं कट करूंगा, पॉलीलिंकर सीक्वेंस को कट करेंगे और यहीं पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हालांकि जो लैक्जी जीन था अब वो डिस्टर्ब हो चुका है। आधा देखिए लैक्जी जीन इधर था और आधा लैक्जी जीन इधर हो गया। तो लैक्जी जीन मेरा डिस्टर्ब हो चुका है। यहां पे लैक्जी जीन क्या था, फंक्शनल था। बट यहां पे आपने क्या कर दिया, जैसे ही आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया, ये आधा लैक्जी इधर हो गया, आधा लैक्जी इधर हो गया। इसी को हम लोग क्या को बोलते हैं, इंसर्शनल
इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसी चीज को बोला जाता है। ठीक, तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एडेड है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पे मान लीजिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एडेड नहीं है। ये कंडीशन है जहाँ पे नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लैक्जी जीन जो है वो काम कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या है, लैक्जी जीन जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो मौजूद ही है। देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो BLA जीन है, ये कब काम करेगा, ये तभी काम करेगा किसी भी बैक्टीरिया को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उसके अंदर हमारा वेक्टर गया है या नहीं गया है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये तीसरा बैक्टीरिया है, मान लीजिए 3 बैक्टीरिया है, ठीक है। अब 3 केसेस हो सकते हैं, PBR 322 में भी हमने ऐसे ही किया था। अब आपने अपने बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करवाया है पक प्लाज्मिड से, यानी कि पक प्लाज्मिड को एंट्री दिलाई है अपने बैक्टीरिया के अंदर। अब 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो हो सकती है कि हमारा ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कोई भी पक प्लाज्मिड गया ही ना हो, तो ये प्लाज्मिड एब्सेंट ही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लाज्मिड एब्सेंट, प्लाज्मिड नहीं मौजूद है। अगर प्लाज्मिड नहीं मौजूद है गाइज, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लाज्मिड अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं पहुंचा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये क्या है, ये BLA माइनस हो सकता है, BLA माइनस। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो वेक्टर है वो पहुंचा हुआ है, तो सपोज करिए ये वेक्टर मेरा पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, अगर ये वेक्टर पहुंचा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे BLA जीन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर भी वेक्टर पहुंचा हुआ है, लेकिन वेक्टर मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पहुंचा हुआ है। कौन सा वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा वेक्टर पहुंचा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। यानी कि यहाँ पे मेरा BLA जीन तो ऊपर था, यहाँ पर भी मेरा BLA जीन तो मौजूद है, बट क्या लैक्जी जीन मौजूद है, नहीं, लैक्जी एब्सेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैक्जी प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी लैक्जी एब्सेंट है। तो ये 3 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं पक प्लाज्मिड के केस में, है ना, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे। ये दोनों प्लाज्मिड थे हमारे पास, पक एक पक ऐसा था जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंसर्ट हो पाया था, एक पक प्लाज्मिड ऐसा था जहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया था। अब ये दोनों ही कोशिश करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पहला केस ये हो गया जहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब जल्दी से आप लोग सोच करके मुझे बताइए कि अब मान लीजिए कि हम इन तीनों को उठा के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को उठा करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन तीनों को उठा दें। फर्स्ट, यस, जस्ट अ मिनट, यस, इन तीनों को उठा करके, पहले केस में क्या था, फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब यहाँ पे हमारा पक प्लाज्मिड एब्सेंट है, पक एब्सेंट है। अगर पक एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, लैक्जी भी एब्सेंट है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एब्सेंट है, और BLA भी एब्सेंट है। दूसरे की बात करें तो दूसरा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक, रिकॉम्बिनेंट मतलब ये यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहिए, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया नो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला वाला केस। यहाँ पे लिखना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन विद वेक्टर ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ पक प्लाज्मिड गया होगा। अगर सिर्फ पक प्लाज्मिड गया है तो BLA जीन प्रेजेंट होगा,
लैक्जी जीन भी प्रेजेंट होगा। अब तीसरा केस जो हमें इंटरेस्ट का केस है, ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, यानी कि BLA जीन तो मौजूद है, लैक्जी एब्सेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके की बात होगी। अब इन तीनों को अगर आप एंटीबायोटिक से एक्सपोज कर दीजिए, यहाँ पे एक पेट्री डिश बनाइए, इस पेट्री डिश में एंटीबायोटिक से एक्सपोज कर दीजिए। अगर आप एंटीबायोटिक से एक्सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करिए कि हम लोगों ने एम्पिसिलिन डाल दी है, तो एम्पिसिलिन क्या करेगी, फर्स्ट वाले को किल कर देगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी BLA जीन था ही नहीं, BLA एब्सेंट था, तो ये किल हो जाएगा। बचे कौन, ये दोनों बचे। अब इन दोनों को उठाइए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पे आपका IPTG भी मौजूद हो, ऐसी पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ पे एक्स गैल हो और IPTG हो, किसको किसको ट्रांसफ़र किया, सेकेंड एंड थर्ड को सिर्फ। अब अगर सेकेंड और थर्ड को एक्स गैल और IPTG के साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सेकेंड वाले के पास लैक्जी प्लस था, सेकेंड वाले के पास क्या है, लैक्जी प्लस है। तो ये बैक्टीरिया के पास, ये जो जिस बैक्टीरिया के अंदर डाला होगा उसके पास आधा पार्ट होगा लैक्जी का, तो ये लैक्जी आधा पार्ट इधर लैक्जी का, और बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के अंदर वो लैक्जी आधा पार्ट था, दोनों मिल करके क्या बना देंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा तो वो एक्स गैल IPTG के साथ जाकर के क्या कलर दे देगा, ब्लू कलर दे देगा। सर किस कलर का दे देगा, ब्लू कलर दे देगा। तो इस तरीके की यहाँ पे कॉलोनीज देखने को मिलने लगेंगी। लेकिन अगर तीसरे वाले पे गौर करिए, तीसरे वाले में क्या हो रहा है, थर्ड वाले में आपका कोई भी लैक्जी मौजूद नहीं है, तो लैक्जी यहाँ पे एब्सेंट है। देखिए लैक्जी एब्सेंट है, यहाँ पे थर्ड वाले में लैक्जी एब्सेंट है। अगर लैक्जी एब्सेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, कि ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट हो जाएगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट हो गया तो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस भी नहीं होगी। ब्लू कलर की अगर कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं होगी तो येलोइश कलर की कॉलोनी, व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होगी। तो मैं व्हाइट तो यहाँ पे नहीं बना सकता, मैं येलो बना सकता हूँ इस तरीके से। तो कुछ कॉलोनीज आपको येलो, कुछ कॉलोनीज आपको व्हाइट कलर की दिखाई देंगी। इसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। क्या बोलेंगे, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसी का इस्तेमाल करके आप इसको चॉकआउट कर सकते हैं कि कौन से जो बैक्टीरिया है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विद योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और कहाँ पे नहीं हुआ है। जो येलो वालों को अगर आप उठा लीजिए यहाँ से और उठा करके एम्पलीफाई कर दीजिए तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका मौजूद होगा और मल्टीपल कॉपीज मौजूद होंगी, जितनी चाहे आप उठा लीजिए वहाँ से। ठीक, तो ये पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, मैंने आपको सिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं कि मेजर एडवांटेजेस क्या क्या हैं। किस चीज़ की मेजर एडवांटेजेस अगर हम देखें तो किस चीज़ की मेजर एडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारा पक प्लाज्मिड है उसकी मेजर एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ई कोलाई सेल्स प्रोड्यूस नॉर्मली 500 to 700 कॉपीज। तो सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज ये है कि कॉपी नंबर इतना ज़बरदस्त है कि ये बहुत ज़्यादा चूज़ किया जाता है PBr322 के ऊपर। ठीक, सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट पक DNA आर सेलेक्टेड इन अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे देखिए PBr322 में हमें मल्टीपल स्टेप्स करने पड़े थे, यहाँ पे सिंगल स्टेप में हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, रिकॉम्बिनेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद है। ये एक ही स्टेप में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक तो हमारा जो ड्रग है ना, वो ड्रग एम्फोटेरिस, जो ड्रग आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एम्पीसिलिन चूज़ कर लेता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, और जो आपका जो यहाँ पे हम लोग लैक्जी चूज़ कर रहे हैं वो लैक्जी चूज़ कर लेता है कि किस ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में जो है वो एम्पीसिलिन चूज़ कर देता है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में आपका जो ड्रग है यानी कि जो लैक्जी है वो चूज़ कर लेता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में हो जाता है, अनलाइक PBr322 जहाँ पे आपको 2 स्टेप में पूरा काम करना पड़ता है। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग आर क्लस्टर्ड विद इन द पॉलीलिंकर और MCS। वहाँ पे जो है अलग से हमें MCS नहीं बनाना था, यहाँ पे हम अलग से MCS बनाते हैं तो अपनी पसंद की जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एडेड एडवांटेज हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, दिस
allows cloning fragments with two different sticky ends, example EcoR1 at one end and BAM-H1 at other end। तो जो भी चाहें आप MCS को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि एक एंड पे EcoR1 और एक एंड पे BAM-H1 हो जाए, है ना। तो जो भी चाहे आप कर सकते हैं, दोनों तरफ से स्टिकी एंड बना सकते हैं, एक स्टिकी एंड एक ब्लंट एंड बना सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, M13 सीरीज सीक्वेंसिंग प्राइमर सीक्वेंसेस परमिट सीक्वेंसिंग ऑफ द DNA इंसर्ट बाय एंजाइमेटिक प्रोसीजर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि M13 फेज जो होता है उसके भी जो MCS होते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करते हैं, तो आप एक दूसरे के अंदर इसको इंसर्ट करा सकते हैं। पक प्लाज्मिड का जो MCS साइट है वो उठा करके M13 के अंदर ले जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पक 9 इज आइडेंटिकल टू पक 8, ओरिएंटेशन ऑफ MCS इज डिफरेंट। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पक 8 और पक 9 में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बस उसका ओरिएंटेशन अगर आप चेंज कर देंगे, MCS साइड का ओरिएंटेशन बदल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे EcoR1 था, यहाँ BAM-H1 था, उलट दीजिए, यहाँ BAM-H1 हो गया, यहाँ EcoR1 हो गया, तो दूसरा पक बन जाएगा। ये हो गई सारी बात। अब देखिए MCS ऑफ पक 8 एंड M13 जो होता है वो सेम होता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों में सेम होता है, आप वापस स्विच कर सकते हैं। DNA इंसर्ट ऑफ पक 8 कैन बी ट्रांसफर्ड टू M13। क्या है? तो DNA इंसर्ट जो पक 8 का है उसको भी आप M13 के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ईजी है क्योंकि बस भाई बात तो वही है ना, क्योंकि दोनों में सेम होता है। चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं। आपको सारा का सारा पक प्लाज्मिड जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दो जो है वो कोर्सेज कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एक तो है गेट बीटी का रेगुलर बैच जो कि 6 मंथ्स का बैच है, और एक बैच जो चल रहा है वो चल रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जिनको लगता है कि वो वीक है तो वो भी उस बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं। सबसे पहले तो एक रेगुलर बैच चल रहा है, रेगुलर बैच किसका? गेट बीटी का। ये 6 महीने वाला बैच है गेट बीटी का। और दूसरा जो बैच है वो चल रहा है आपका जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली 1 मंथ का बैच है। तो इसमें आपको कंप्लीट यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में दिक्कत लग रही है तो बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ का है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तीसरी एक और बात आपको बतानी है कि आपको जानकारी होगी कि हमारा जो समाधान लाइफ साइंसेस है उसके अंदर एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है जिसको हम बोलते हैं उड़ान प्रोग्राम। उड़ान प्रोग्राम के अंडर में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ताकि वो अब्रॉड में अगर एजुकेशन परस्यू करना चाहें तो वो कर सकें। फिर चाहे वो उनकी क्वेरीज़ हों, बेसिक क्वेरीज़ हों रिलेटेड टू अब्रॉड कैसे जाना है और कौन कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से देशों में अप्लाई करना सही है, कितने पैसे लगेंगे, इस तरीके की जो जनरल क्वेरीज़ होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए। तो ये आता है जनरल कंसल्टेशन के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे पास टेलर मेड कोर्सेज़ है, जैसे कि अगर आपको हेल्प चाहिए कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे SOP, लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से उसको बनाना है। उसके लिए अलग प्राइजेज़ हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज़ बेसिकली इन तीनों चीज़ों के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528 8299134528। ये व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन पे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।